और करीब देश में नहीं भी कुछ तो 80-90 लाख जो है हमारी महिला NGOs हैं, और जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसका करीब 3.5-4 लाख करोड़ का बजट है। लेकिन पुरुषों के लिए तो कोई ऐसा बजट नहीं है। तो जो आयु होता था, पति को कहता था तू नीचे बैठ जा, और पत्नी को कुर्सी पे बिठा लेता था। जहाँ पे लड़का लड़की की दोस्ती होती है, दोनों में फिजिकल रिलेशन बनता है, बाद में दोनों में मनमुटाव हो जाता है। तो यहाँ जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, क्या लूडो खेलने गए थे क्या वो लोग ओयो में? अभी आप देखिए बॉम्बे का केस है शिल्पा शिंदे का, कितना तमाशा किया उसने, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, पूरा मराठी कार्ड खेल दिया, पूरी इंडस्ट्री हो गई, उस प्रोड्यूसर को सबने बाइकआउट कर दिया। जब उसके साथ काम नहीं है, जब उम्र के आखिरी दरार पे आ गई जहाँ उसको कोई पूछ नहीं रहा, तो उसने अपने आप को महान बनने के लिए कन्फेस कर रहा, प्राउडली कह रही है कि मैंने तो झूठा मुकदमा किया था। शादी के बाद भी रेप होते हैं, और इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या फोर्सफुली जो चीजें होती है? पति भी थका आ रहा है, ऑफिस से खाना खाया, थका हुआ है, लेकिन बीवी जबरदस्ती उसको कहेगी फोर्सफुली तुम सेक्स करो। तो पति से कम था, झगड़े तब भी होते थे और वो समाज उनको निपटा देता था, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाता था। अब थोड़ा महिलाएं बाहर निकलने लग गई हैं, कुछ पढ़ गई हैं, कुछ को फैमिली का नशा आ गया है, कुछ जो बाहर के जो NGOs हैं वो आके इनको भड़काती हैं। सुसाइड तो कभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। मरने वाले को कोई दुनिया याद नहीं रखती, मरने वाले को कोई न्याय नहीं देता। अगर आप मर गए, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, 2 दिन 4 दिन लोग रोएंगे, मीडिया हल्ला कर लेगी, कोई कैंडल चला लेगा, वो भी आपका बहुत हाईलाइट केस हो जाएगा, तो कोई प्रोटेस्ट कर लेगा, नहीं तो कोई आपको पूछने भी नहीं जाएगा। पत्नी सताए तो पति कहाँ जाए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। यूँ तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए इस देश के अंदर बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे आयोग हैं। पर जब कथित तौर पर पुरुष का उत्पीड़न होता है, उसके साथ घरेलू हिंसा होती है, तो ऐसे में वो पुरुष, वो आदमी या वो पति कहाँ जाए। ऐसे में पुरुष आयोग की मांग लगातार तेज हो रही है, और आज हम एक ऐसी संस्था से आपको रूबरू कराएंगे जहाँ पर सताए हुए पति आते हैं, सताए हुए आदमी आते हैं जो किसी न किसी तरीके से महिलाओं से प्रताड़ित हैं, जहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने, उन्हीं कानूनों का मिसयूज़ हो रहा है। आज हम जुड़कर जानेंगे KD झा से, जिन्होंने पुरुष आयोग संस्था की मांग की और एक ऐसी ही संस्था का गठन भी किया। आइए जुड़कर जानेंगे KD झा जी से कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जो उन्होंने इस संस्था का गठन किया। कट करो। हमारे साथ मौजूद हैं NCM इंडिया के संस्थापक KD झा। उनसे जुड़कर जानेंगे कि क्या वास्तव में आज पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, क्या वास्तव में उसका भी वो भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है, और ऐसे में उनकी ये संस्था कैसे काम करे। KD झा जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जो इस तरीके की एक संस्था चला रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, जो महिला प्रताड़ित होती है तो उसके लिए महिला आयोग है, और ये देखिए आपके चक्कर में मेरा एक गोटी कट गई, कोई बात नहीं। महिला आयोग है, महिला थाना है, महिला अदालत है। लेकिन जब एक पुरुष प्रताड़ित होता है तो ना तो वो उसके लिए पुलिस है, ना उसके लिए जुडिशरी है, ना उसके लिए कोई आयोग है, ना कोई NGO है, वो कहाँ जाएगा। बल्कि उसके जो यार दोस्त होते हैं वो भी पीछा छुड़ा लेते हैं कि भाई ये केस में फंस गया है, इसके साथ नहीं रहो, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। तो उसके खुद के रिश्तेदार, खुद के फैमिली मेम्बर, खुद के दोस्त उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। तो उस जो ऐसा पुरुष होता है, फिर इसीलिए हम देखते हैं कि 1,30,000 या 1,40,000 हर साल मेल सुसाइड करते हैं। तो इसीलिए ये संस्था है जहाँ जो ऐसे पीड़ित पुरुष होते हैं उनको उनकी बात सुनी जाती है, उनको काउंसलिंग दी जाती है, उनको लीगल हेल्प दी जाती है, और उनको हर वो सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है ताकि वो जो ऐसे माहौल में है, जब वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, या अपनी पत्नी से प्रताड़ित है, या अपनी गर्लफ्रेंड से प्रताड़ित है, या फिर वो कानून के मिसयूज से प्रताड़ित है, तो उसको एक मदद मिल सके और उसे लगे कि मेरे लिए भी कोई होप है और सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, वो कभी सुसाइड करने की ना सोचे। इसीलिए जो लोग यहाँ आए हैं, कुछ गेम खेलते हैं, पीछे हमारी छोटी सी लाइब्रेरी है, वहाँ ये लोग कुछ पढ़ते हैं, लीगल सपोर्ट लेते हैं, काउंसलिंग मिलती है, हर तरह की जो भी सपोर्ट हो पाती है वो हम यहाँ देने की लोगों को कोशिश करते हैं। आज ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये एक कहने की बात है कि पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, या वास्तव में होता है? ग्राउंड जीरो पर अगर हम देखें तो हो रहा है कि जैसे महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, पुरुष भी प्रताड़ित है? देखिए मैम, कोई भी प्रताड़ित हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, क्रिमिनल कोई भी हो सकता है। तो जब महिला एक क्रिमिनल होती है, महिला प्रताड़ित होती है, तो उसके लिए बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन जब पुरुष प्रताड़ित होता है तो उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये आपका ख़त्म हो जाएगा, आपके ससुर जी यहाँ बैठे हैं। तो पुरुष अगर प्रताड़ित होता है तो उस पुरुष के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है।
हम वही सपोर्ट सिस्टम देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं के साथ गलत नहीं होता, पर उनके साथ जहाँ गलत होता है उनके लिए पूरा सिस्टम खड़ा है, समाज खड़ा है, उनका परिवार खड़ा है, उनके दोस्त खड़े हैं, महिला थाना खड़ा है, महिला अदालत खड़ा है, महिला आयोग खड़ा है, महिला मंत्रालय खड़ा है, और करीब देश में नहीं भी कुछ तो 80-90 लाख जो है हमारी महिला NGOs हैं, और जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसका करीब 3.5-4 लाख करोड़ का बजट है। लेकिन पुरुषों के लिए तो कोई ऐसा बजट नहीं है, पुरुषों के लिए कोई मंत्रालय नहीं है, कोई हेल्पलाइन नहीं है। तो बल्कि कोई बात भी, अगर हम डाटा की बात करें कि कितने पुरुष हैं ऐसे जो प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमारे पास कोई डाटा भी नहीं है ऐसा जिससे हम बता सकें प्रताड़ित पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पुरुषों के लिए तो कोई और रास्ता है ही नहीं। तो देश आपने मैं बीच में काटना चाहूँगी, क्योंकि जब किसी चीज़ का स्थापना होती है, कोई चीज़ बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं वो समस्या पहले उत्पन्न हुई। जी बिल्कुल। तो आपने क्या सोच के संस्था का स्थापना की, क्या सोच के इसकी शुरुआत की है? देखिए, मेरे घर में भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। और जब वो प्रॉब्लम हुई थी तो फिर मुझे लगा, जब कानून के बारे में मैंने जानना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब आदमी की तो कहीं सुनवाई है ही नहीं। आदमी है, जेंडर क्या है। जान सकते हैं थोड़ा सा वो हम समस्या आपकी, क्या वो समस्या रही थी? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था मेरे ब्रदर का, और बहुत ज़्यादा नहीं था, चीज़ें बाद में रिकॉन्साइल हो गई थी, ठीक हो गई थी। लेकिन वो जो थोड़ा सा वक्त था, उस वक्त में जब हमने देखा, कोशिश की पता लगाने की, पता चला भाई हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। अगर एक महिला ने आप पे आरोप लगा दिया है तो फिर आप अपराधी हो गए, कोई सबूत की जरूरत नहीं है, कोई डेट की जरूरत नहीं है, आप निर्दोष भी हैं तब भी आपको कई सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको जलालत झेलनी पड़ेगी, पुलिस परेशान करेगी। पहले जैसे दिल्ली में जो काउंसलिंग होती है या महिला का अदालत होती है, सॉरी कौशल है दिल्ली का, यहाँ जब मैट्रिमोनियल केस की काउंसलिंग होती थी या कोई झगड़ा होता था पति पत्नी का, दोनों थाने जाते थे, तो जो आईओ होता था पति को कहता था तू नीचे बैठ जा, और पत्नी को कुर्सी पे बिठा लेता था। तो उसी समय देखिए, एक पति और पत्नी में झगड़ा हुआ, गलती किसकी है नहीं की है वो बात की बात है, लेकिन थाने में जाते ही जब वो आईओ उसको पति को नीचे बैठा देगा और पत्नी को कुर्सी पे बिठा देगा, तो वहीं वो अपराधी घोषित हो गया। वो जो ह्यूमिलिएशन थी, जो एक पति देख रहा है कि मेरी पत्नी कुर्सी पे बैठी हुई है और मुझे एक ज़मीन पे बिठा दिया गया, वो वहीं ख़त्म हो जाता था। तो वो चीज़ हमने रुकवाई, कहीं थाने में गए, हमने उनसे बात की, उनको अवेयर किया, तो अब वो चीज़ एटलीस्ट दिल्ली में तो नहीं होती है। तो इस तरह से जो था कि जस्ट जेंडर, कभी भी आप फ़ोन करेंगे, मैंने ऐसे केसेस बता दूंगा आपको कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, पत्नी पति के ऊपर मारती है, उसका हाथ तोड़ देती है, उसके ब्लड आ रहा होता है, पति पुलिस में फ़ोन करता है रात के 8 बजे 9 बजे, पुलिस पति को थाने ले जाती है, उसको शांति भंग में बंद कर देती है, पत्नी घर में बैठी रहती है। तो केस ऐसा है कि चाहे वो पत्नी पुलिस को फ़ोन करे या पति करे, जेल पति नहीं जाना है। तो जब इस तरह की चीज़ें हमने देखी तो हमें लगा कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। ठीक है, क्या हम महिलाओं के साथ गलत हो रहा है? हाँ, पूरा समाज उनके साथ है, कोई नहीं कहता कि महिलाओं को मारो, महिलाओं को पीटो, दहेज मांगो, उनके साथ घरेलू हिंसा करो। इसके लिए हम भी इसके खिलाफ है, पूरा समाज इसके खिलाफ है। लेकिन जहाँ महिलाएं गलत कर रही हैं, फिर उनके खिलाफ तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अगर आप वो नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब आधा जो जेंडर है देश का, जो मर्द है, आप उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उसको अपराधी बना रहे हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चल पाएगा ना। आपने जब इस संस्था की शुरुआत की और कितना समय पहले इसकी शुरुआत हुई? देखिए, मैं 2017 से एक्टिव हूँ इस फील्ड में। तो 2017 से लेकर अभी 2026 चल रहा है, तो क्या बदलाव देखने को मिला? यही सोशल मीडिया पर एक बनकर रह गया, एक पेज बनकर रह गया, या कहें जहाँ लोग आते हैं, जुड़ते हैं और उनकी वीडियोस डाल दिया, ट्वीट कर दिया, बस बात खत्म? क्या वास्तव में कोई बदलाव ला पाया? देखिए, बदलाव आया भी है और नहीं भी आया है। बदलाव ये आया है कि अवेयरनेस आई है। जैसे आज आप मेरे पास से आके बैठ रहे हैं, आज से 10 साल पहले कोई मीडिया इस पर बात करना नहीं चाहता था। एटलीस्ट आज आप मेरे पास बैठ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं। आज की डेट में हम कहीं अगर बात करते हैं, किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, किसी मंत्री के पास, किसी सीनियर ऑफिसर के पास, तो वो मानता है कि हाँ ऐसी समस्या है। तो एक तो सबसे बड़ा बदलाव जो हमने लेके आए हैं वो ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट किया समाज में, जहाँ समाज ने और सिस्टम ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ पुरुष प्रताड़ित होता है, पुरुष के लिए भी कानून की ज़रूरत है, पुरुष को भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसके लिए भी एक हेल्पलाइन होना चाहिए। तो एक तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं अपनी पर्सनल नहीं कहूँगा, जो भी मैन राइट्स में हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उन सब की एक कलेक्टिव ये है सक्सेस है कि हमने एक ऐसा अवेयरनेस क्रिएट किया सोसाइटी में, जहाँ हमने इस समस्या को एटलीस्ट एक्सेप्ट करवाया कि हाँ ये समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैट्रिमोनियल केसेस में अब पहले क्या होता था, जैसे ही एप्लीकेशन देती थी लेडी, पूरे फैमिली को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था, 2-2, 3-3 महीने लोग जेल में रहते थे। तो ये चीज़ें अब बहुत हद तक कंट्रोल में है। मैट्रिमोनियल केसेस में बहुत एक्सट्रीम केस ना हो तो अब अरेस्टिंग, इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं होती है, बहुत सारे केसेस में अरेस्टिंग नहीं होती है। जो भी आपका नुकसान होता है, मॉनेटरी नुकसान होता है, मेंटेनेंस हो या एलुमनी हो, तो जेल जाने की संभावनाएं बहुत कम है।
तो ये हमारी दो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। एक तो हमने अवेयरनेस क्रिएट की, दूसरी हमने चाहे उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है कोर्ट के ऑर्डर से ही आया, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। एक आप जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो उसका तुरंत कोई रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट आता है। थर्ड जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इंडिविजुअल उपलब्धि, लगभग नहीं भी कुछ तो हमने 300 से 400 केसेस में, चाहे वो प्रोटेस्ट के थ्रू हो या पर्सनल मीटिंग्स के थ्रू हो, हमने उनके लिए, चाहे जिन्होंने सुसाइड किया उनकी FIR कराई, उनको जस्टिस दिलाने में हेल्प की। तो ऐसे कम से कम हमने लगभग 300 से 400 लोगों की इंडिविजुअल हेल्प की होगी। और पर डे हमारे पास कम से कम 10 से 15 कॉल आती है। तो अराउंड हर महीने हम लोग 500 से 600 लोगों की टेलीफोनिक, या फिर जो हाँ संडे को आप देख रहे हैं, अभी तो आप थोड़ा लेट आए हैं, बहुत लोग चले गए हैं, हर संडे के यहाँ 30 से 40 लोग आते हैं मीटिंग में, तो उनकी काउंसलिंग हम कराते हैं। और तो इस हिसाब से लगभग हमने अभी तक कम से कम 30-35 हज़ार लोगों की काउंसलिंग चाहे टेलीफोन के थ्रू या फेस टू फेस किया होगा। तो ये सब हमारे सक्सेस रेट हैं। और हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे पास मतलब एफर्ट्स हैं या लोग हैं, उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। आपको लगता है कि हमारे कानून में जेंडर इक्वलिटी नहीं है? जो जब बात आती है न्याय की, कंप्लेन पुलिस में दर्ज कराना, जैसे आपने कहा कि महिला को कुर्सी दे दी और पुरुष को नीचे बिठा दिया जी, क्या इस तरीके की चीज़ें एक इक्के दुक्के केस में देखने को मिलती है, या ज़्यादातर केसों में यही होता है कि अच्छा इस आदमी ने इस औरत पर अत्याचार किया और इसको जेल में डालो, ऐसा होता है क्या? नहीं देखिए, ये तो समाज है हमारा। हमारे समाज में महिलाओं को ना एक अलग जगह दी गई है, उनको एक अलग रिस्पेक्ट दिया गया है, उनको एक अलग लग्जरी दी गई है। अभी भी हम लोग यहाँ इतनी बात कर रहे हैं, अभी रोड पे कोई झगड़ा हो जाए पुरुष और महिला के बीच में, तो हम ये नहीं पूछेंगे किसकी गलती है। अगर वो महिला को मार रहा है तो हम तुरंत महिला के पक्ष में आएंगे, तो अब कैसे मार रहा है इसको, भले उस महिला की गलती हो। तो ये हमारे समाज में है कि कहीं ना कहीं हमने महिलाओं को एक अबला या फिर उसको निर्दोष का दिया हुआ है टैग। तो कहीं भी ऐसा कुछ होता है, तो चाहे वो पुलिस हो, चाहे अदालत हो, चाहे वो समाज हो, एक सिंपैथी तो हमेशा औरत के प्रति रहती ही है। और सिस्टम में कानून जो है लगभग 49 कानून ऐसे हैं, BNS होने से कुछ कम हुए हैं, लेकिन 49 ऐसे कानून हैं जो स्पेसिफिकली औरत के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, एक घूरने वाला कानून आया है, आपने सुना होगा या कई बार लोगों से सुना भी होगा, कई लोग इसके कि आप किसी को कुछ सेकंड्स घूर कर देख लेते हैं, कोई आदमी। मैम ऐसा कोई कानून नहीं है, ये तो खैर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आया सर। तो घूर के देख रहे तो आपकी कंप्लेंट, शिकायत दर्ज हो जाती है। ये यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं वो लोग थोड़ा सा बना देते हैं। हाँ, किसी को बहुत सारे उसमें अलग अलग कानून है, किसी लड़की का स्टॉक करते हैं, या कोई लड़की आपकी झूठी भी कंप्लेन कर देती है कि बंदा स्टॉक कर रहा है, पीछे कर रहा है, तो वो है। पर कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप 5 सेकंड घूरते हैं तो केस हो जाएगा। घूरना 1 सेकंड भी होता है तो उस पर भी केस हो सकता है। तो कोई ये टाइम लिमिट जो है ना कि 5 सेकंड तक घूरा या 30 सेकंड तक घूरा, तो ये गलत है, ये फेक है। और घूरने का है, अगर आप किसी लड़की को घूरते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप उसकी नहीं भी घूरते हैं, अगर वो झूठा भी कह देगी कि ये मुझे घूर घूर के देख रहा था, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा BNS की धाराओं में। पर ये टाइमिंग नहीं है। ऐसे मामलों में क्या कहेंगे जहाँ पे लड़का लड़की की दोस्ती होती है, दोनों में फिजिकल रिलेशन बनता है, बाद में दोनों में मन मुटाव हो जाता है, और ऐसे में लड़की लड़के पर एलिगेशन लगाती है कि इसने मेरा रेप किया, इस मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं संबंध तो बना? देखिए, ये जो शादी का झांसा देख के रेप वाला मैटर है ना, ये भारत में ही आविष्कार हुआ है, पूरे संसार में कहीं ऐसा नहीं होता है। जब आप शादी के लिए किसी के साथ आप जा रहे हैं और आपने मतलब चाहे जहाँ फोर्सफुली आपके साथ को, अब आप ओयो में जा रहे हैं, अपना ID कार्ड दे रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हाथ में हाथ डाल के ओयो में जा रहे हैं, और 2 साल बाद आप कहते हैं कि उस डेट को ओयो में ले जाके मेरे साथ बलात्कार हुआ। तो यहाँ जैसे हम लोग लूडो खेल रहे हैं, क्या लूडो खेलने गए थे क्या वो लोग ओयो में? ऑब्वियसली सी बात है, लड़का लड़की अगर होटल के रूम में जा रहे हैं, तो लड़की को बोला था ना शादी करेगा, वो बात की बात है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अगर आप ओयो में जा रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ सेक्सुअल रिलेशन आपके बनेंगे, वहाँ कोई आप मंत्र पढ़ने या पूजा करने तो जा नहीं रहे, हवन करने जा नहीं रहे। तो जब आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं तो वो रेप कैसे हो गया? दूसरी बात, आपको शादी करने के लिए बोला था तो आप रुक जाते शादी तक। ऐसी कौन सी आग लग रही थी कि आज ही आपको सेक्स करना है? अगर उसने शादी करनी है, शादी के बाद आप दिन रात सेक्स करते रहो, कौन आपको रोक रहा है? तो जब शादी होनी है तो आपको पहले सेक्स करना क्यों था? और जब आपने किया तो उसके लिए आप लड़के को क्यों दोष दे रहे हो? जो आनंद उठाया आप दोनों ने मिलके उठाया, और जब जेल जाने की बारी आई, उसमें प्रॉब्लम आई, तो आपने सारा जो दोष है लड़के के ऊपर डाल दिया। फिर भी अगर मानते हैं 1% की लड़के ने शादी का झांसा दिया, तो उसको आप चीटिंग कह सकते हैं कि भाई चलो इसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, और रेप कैसे हो गया ये बता दीजिए आप। और जब आप ऐसे केसेस को रेप बनाते हो, तो जो एक जेन्युइन विक्टिम होती है रेप की, जिसके साथ जेन्युइनली रेप हुआ है, उसके साथ आप इनजस्टिस करते हो, क्योंकि इन झूठे केसेस की वजह से समाज उसको भी शंका की दृष्टि से देखता है, और उस लड़की को भी न्याय मिलने में दिक्कत होती है। फिर समाज ये कहता है कि ये भी वैसे ही होगी, इसने भी झूठा केस डाला है। तो जो इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं वो पुरुषों के प्रति तो
गलत कर ही रहे हैं, साथ ही समाज के प्रति और उन महिलाओं के प्रति गलत कर रहे हैं जिनके साथ सच में सेक्सुअल असॉल्ट होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रेप के कानून में बदलाव आए, जहाँ जेन्युइन रेप हो रहा है, जहाँ जेन्युइन गलती है, वहाँ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो औरतें ऐसा झूठा मुकदमा करती हैं, झूठे आरोप लगाती हैं, उनको भी उतनी कड़ी सजा मिले। अभी आप देखिए बॉम्बे का केस है शिल्पा शिंदे का, कितना तमाशा किया उसने, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, पूरा मराठी कार्ड खेल दिया, पूरी इंडस्ट्री हो गई, उस प्रोड्यूसर को सबने बाइकआउट कर दिया। उसी कंट्रोवर्सी के बेसिस पे वो अपना डूबता हुआ कैरियर था, कोई पूछ नहीं रहा था, बिग बॉस चली गई, बिग बॉस जीत भी गई वो, और आज जब उसके साथ काम नहीं है, जब उम्र के आखिरी दरार पे आ गई जहां उसको कोई पूछ नहीं रहा, तो उसने अपने आप को महान बनने के लिए कन्फेस कर रहा, प्राउडली कह रही है कि मैंने तो झूठा मुकदमा किया था, पैसे लेने के लिए झूठा मत। तो उसकी हिम्मत देखिए, एक अपराधी अपराध कर रहा है और अपने अपराध को खुलेआम नेशनल मीडिया के सामने प्राउडली एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने अपराध किया। क्या कल को कोई मर्डर करके बोलेगा हाँ मैंने खून किया था, क्या उसकी सजा माफ हो जाएगी? क्या जेल में जितने अपराधी हैं वो अपने सजा एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमने सजा किया, क्या उनको माफी मिल जाएगी? हमने मुंबई पुलिस से मांगा था कि इसको अरेस्ट किया जाए, लेकिन कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जब वो एक अपराधी, एक औरत खुद आके कह रही है कि मैंने झूठा मॉलेस्टेशन का, सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज किया था, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर आप किसी पे रेप का चार्ज लगाते हैं या मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाते हैं, उसमें समझौते का कहीं कानून में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपके साथ रेप हुआ है तो ये नहीं कि 5 लाख रुपए देने के बाद रेप खत्म हो जाएगा। रेप की या तो लड़का जेल में जाए या लड़की जेल में जाए, झूठा है तो लड़की जाए, सही है तो लड़का जाए। लेकिन आज शिल्पा शिंदे को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है? कि अगर शिल्पा शिंदे को आप अरेस्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब समाज में एक संदेश दे रहे हैं कि लड़कियों तुम इसी तरह से रेप का केस करो, मॉलेस्टेशन का केस करो, 10-20 लाख रुपए ले लो, समझौता कर लो और कानून का मजाक उड़ा दो। इससे अच्छा तो वो कॉल कर लें जो कम से कम 2000, 3000, 4000 लेके एक रात किसी के साथ सोती हैं और उसमें झूठा केस नहीं करती है। ऐसी औरतें तो कॉल गर्ल से गई गुजरी हैं, जो पहले सेक्स करती हैं अपनी मर्जी से, उसको फंसाती हैं और बाद में 5 लाख 10 लाख लेके लिए उनके लिए मुकदमा करती है। तो मैं इससे ज्यादा रिस्पेक्ट एक कॉल गर्ल को देना चाहूंगा जो एटलीस्ट कम से कम पैसे लेके अपना शरीर बेचती है, ना कि दूसरों को फंसा के उन्हें लूटती है। ये तो बात हो गई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं। पर एक आता है शादी के बाद रेप होना, शादी के बाद भी रेप होते हैं, और इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या फोर्सफुली जो चीज़ें होती है आप उसी को कहेंगे? क्या शादी के बाद भी क्या पति अपनी मर्जी से करेगा, या जो पत्नी है, मतलब दोनों की मर्जी चलती है? ये इस मामले को कैसे देखिए, देखते हैं? अभी हमारे देश में मैरिटल रेप का कोई ऐसा कानून नहीं है जो रेप लॉ पर मामले तो आते हैं। हाँ, मामले आते हैं, लेकिन अभी कोई कानून ऐसा नहीं है, एक्सक्लूसिव कानून। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है जो आई डोंट नो कि उसमें क्या फैसला आएगा। अगर वो आता है, जो कि फेमिनिस्ट वगैरह कोशिश कर रही हैं कि मैरिटल रेप का भी आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। अभी ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन हाँ, क्या मैरिटल रेप है? मैरिटल रेप दोनों के साथ हो सकता है, पति के साथ भी हो सकता है, पत्नी के साथ भी हो सकता है। पति भी थका आ रहा है, ऑफिस से खाना खाया, थका हुआ है, लेकिन बीवी जबरदस्ती उसको कहेगी फोर्सफुली तुम सेक्स करो, तो वो क्या करेगा? मजबूरी में करेगा, नहीं करेगा तो उसका भी रेप हो रहा है। दूसरी चीज देखिए, नेचर ने औरत और मर्द को एक अलग अलग तरीके से बुलाया। औरत को एरोज होने की जरूरत नहीं है सेक्स के लिए, लेकिन आदमी जब तक एरोज नहीं होगा, वो उस वे में नहीं, वो सेक्स नहीं कर सकता है। आप उसको, अगर एक लिमिट है उसकी, औरत की उतनी लिमिट नहीं, बायोलॉजिकली दोनों को डिफरेंट बनाया है। प्लस दूसरी चीज क्या है कि एक औरत है, औरत के साथ अगर आप कोई वायलेंस होता है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट होता है, हमारे लिए मैरिटल रेप का कानून नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, जिसके थ्रू औरत इस चीज के लिए कंप्लेन कर सकती है। इवन जो 490 का केस है उसमें भी क्या सही है, कई औरतें पहले 377 लगाती थी कि भाई ये अननेचुरल सेक्स करता है, अभी भी वो फिजिकल असॉल्ट में लिख ही देती है कि पति जबरदस्ती करता है, वायलेंट करता है, सेक्स के टाइम मारता है, तो इनडायरेक्टली उनके लिए तो कानून है। लेकिन अगर एक पुरुष का बलात्कार होता है शादी में, उसकी पत्नी उसकी मर्जी के बिना उसके साथ संबंध बनाती है, या फिर उसको सेक्सुअली वायलेंटली असॉल्ट करती है, या फिर कुछ उसके साथ ऐसा, कई औरतों के भी बहुत सारे आजकल फैंटेसीज होती हैं। आपने पढ़ा होगा 50 शेड्स ऑफ ग्रे, एक लेडी ने लिखी थी अपनी फैंटेसीज BDSM की। तो आजकल जो औरतें हैं पढ़ी लिखी या फिर कुछ चीजें, वो बहुत एक्सप्लोरेटिव, ऐसा नहीं है कि आदमी ही सब कुछ करता है, उनके भी बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं, बहुत सारे उनके एकदम, मतलब ऐसा होता है, फैटिस होती है, तो उनको भी कुछ चीजें होती हैं। लेकिन अगर मर्द उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा तो कहाँ जाएगा वो तो किसी को बता भी नहीं सकता, बताएगा तो उल्टा फंसेगा। और दूसरी बात, अगर आप एक मर्द पे भी आरोप लगा देंगे कि भाई बलात्कार तो एक पति में और एक थर्ड पर्सन में क्या फर्क हुआ, तो आपने पति को भी वही दर्जा दे दिया जो एक रोड चलते हुए आदमी का है, तो फिर शादी का कोई मतलब ही नहीं बचा। फिर तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसका हर बार आप कंसेंट लीजिए, हर शाम को दीजिए, तो फिर उसमें शादी की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी आदमी के साथ जाइए, कंसेंट लीजिए और अपना रिलेशन बनाइए, कहानी खत्म हो गई। फिर क्यों शादी करना, क्यों पंडित से दिन दिखाना, क्यों मुहूर्त निकलवाना, क्यों हजारों लोगों को बुलाना, लाखों रुपए खर्च करना? तो अगर हम ऐसा कानून लाएंगे तो जो विवाह नाम की संस्था है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, औचित्य ही नहीं रहेगा।
थैंकफुली अभी कोई ऐसा कानून नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश में शायद ये ऐसा कानून आए भी नहीं। और अगर फिर भी आता है ऐसा कानून, हम ये स्ट्रांगली डिमांड करेंगे कि उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। अगर औरत का मैरिटल रेप हो सकता है तो हस्बैंड का भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई कानून आएगा तो उसे जेंडर न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। और अगर उसको सरकार जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाएगी, वो सिर्फ औरतों के लिए आएगा, तो हम उसका पूरे देश में विरोध करेंगे, चाहे हमें इसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। ये जिस तरीके से आपने बताया कि आदमियों का भी मैरिटल रेप हो सकता है, जी बिल्कुल। कोई ऐसा मामला आया पहले आपके पास? क्योंकि आप ऐसी संस्था चला रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं पुरुषों की संख्या में किसी ने तो कभी कंप्लेन किया होगी कि हमारे साथ बहुत सारे लोगों के हमारे पास आते हैं। अखबारों में भी इस तरीके की चीजें बहुत सारे लोगों के हैं। अखबारों में तो देखो इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि जो औरत है, औरत की आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसका आप फोटो नहीं डाल सकते, नाम नहीं डालेंगे, तुरंत आप पे FIR हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आदमी डरता है। लोग कहते हैं ना कि औरत ज्यादा, लेकिन आदमी इन चीजों में ज्यादा डरता है कि अगर उसकी पत्नी उसको मारती है वो चुपचाप बर्दाश्त करता रहता है, वो किसी को बताता नहीं है। उसको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो ये जो डर है ना आदमी का, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास भी जो लोग आते हैं वो डरते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, मीडिया में नहीं आना चाहते, बात नहीं करना चाहते। जबकि औरत एकदम उसके साथ कुछ होगा मुंह पे कपड़ा बांध के तुरंत आ जाएंगी। यूपी में आप देखेंगे हर 2 दिन के बाद एक इंटरव्यू आता है, औरत आती है मुंह पे कपड़ा बांध के, हाँ जी मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया जी। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ, ये नशीला पदार्थ कहाँ मिलता है हमें आज तक नहीं पता चला कि कौन सा ऐसा नशीला पदार्थ है जो लड्डू में खिला दिया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में खिला दिया जाता है, उसके बाद लड़की के साथ सेक्स हो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता। हर कहानी में आप यही देखेंगे, नशीला पदार्थ कभी कोल्ड ड्रिंक में मिला देते हैं, कभी चाय में मिला देते हैं, कभी लड्डू में मिला देते हैं। तो ये एकदम स्टैंडर्ड स्टोरी है। स्क्रिप्टेड होता है सब बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है। हर केस में नशीला पदार्थ ऐसा थोड़ी ना होता है। आप वही के रूम में जा रहे हैं, आपने अपना ID प्रूफ दिया, आप हंसते खेलते जा रहे हैं और वहां जाके अंदर कहते हैं कि नशीला पदार्थ खिला दिया। अरे क्यों कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, मत पियो ना। ऐसा कौन सा है कि आप जब इतना विश्वास नहीं है आपके बॉयफ्रेंड पे या आपको जिसके साथ भी आप जा रहे हो, मत पियो उसकी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिल जाता है, आप उसको पी लेते हो, आपके साथ गलत काम हो जाता है और फिर आप चुप रहते हो। और 2 साल बाद आप जाके कहते हो कि आज से 2 साल पहले वहां पे जाके इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ना वो CCTV कैमरा मिलेगा, ना कोई उसकी कॉल डिटेल मिलेगी, कोई सबूत ही नहीं रहेगा 2 साल बाद उसके पास। अब वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए भटकता रहेगा, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, उसकी नौकरी चली जाएगी, जेल में जाएगा, वहां उसको जलालत झेलनी पड़ेगी। थाने को पैसे देगा, लड़की को पैसे देगा तो निर्दोष हो गया, नहीं देगा तो जेल में सड़ता रहेगा। ये कहाँ का कानून है, ये बताइए। ये जब एक पति पत्नी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दहेज उत्पीड़न तक ये कैसे जाता है? क्या ऐसे कारण रहते होंगे? आपको क्या लगता है कि शादी आजकल के समाज में चल क्यों नहीं पा रही? देखिए थोड़ा समाज बदला है। पहले का सिस्टम अलग था, औरतें मोस्टली घर में रहती थी, एक ज्वाइंट फैमिली होती थी, पति पत्नी के बीच इंटरेक्शन बहुत कम था। दिन को पति और पत्नी में बात होती नहीं थी, पति बाहर रहता था, पत्नी घर में रहती थी, रात को पत्नी के पास आता था, इतनी प्राइवेसी नहीं होती थी लोगों के पास, तो बहुत इंटरेक्शन नहीं था, तो उनके बीच झगड़े भी कम होते थे। ज़्यादातर झगड़े जो होते थे वो होते थे सास ननद के, बहू के और सास के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में, सास ननद के बीच में, तो इस तरह के झगड़े होते थे। तो पति से कम था, झगड़े तब भी होते थे और वो समाज उनको निपटा देता था, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाता था। अब थोड़ा महिलाएं बाहर निकलने लग गई हैं, कुछ पढ़ गई हैं, कुछ को फेमिनिज्म का नशा आ गया है, कुछ जो बाहर के जो NGOs हैं वो आके इनको भड़काती हैं। उनको देखा नहीं जाता कि इंडिया में डाइवोर्स रेट बहुत कम है, हमारा जो फैमिली वैल्यूज़ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी परिवार नाम की जो संस्था है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं कुछ ताकतें थी जो इसको तोड़ना चाहती थी, हमें कमज़ोर करना चाहती थी, तो वो सक्सेस हो गई। आज हमारी कुछ महिलाएं हैं जो कहती हैं कि भाई हम पुरुषों से कम नहीं हैं या हम पुरुषों से, तो क्यों कंपैरिजन करना पुरुष और महिला के। भगवान ने दोनों को बनाया, पुरुष को पुरुष के हिसाब से, महिला को महिला के हिसाब से। कुछ चीज़ों में महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ों में पुरुष अच्छे होते हैं। तो क्यों एक पुरुष को महिला बनना है और क्यों एक महिला को पुरुष बनना है और क्यों हमें एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करना है? समाज आज पुरुष प्रधान है, हमारे देश की बात करें पुरुष प्रधान, ज़्यादातर डिसीजन जब पुरुष ले रहा है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो अपने विचार जो है खुलकर नहीं रख पा रही थी। बहुत सारी चीजें हमारे समाज में। देखिए मैम, कहीं भी कोई कंपनी होती है, कंपनी का एक हेड होता है, एक डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, एक वहाँ चौकीदार होता है, एक प्यून होता है। अब आप कहेंगे कि प्यून की भी सैलरी वही कर दी जाए, एक जो CEO है, डायरेक्टर है, उसकी भी सैलरी वही की जाए, दोनों को बराबर वैल्यू दी जाए, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो अगर समाज चलेगा तो उसमें ऑथोरिटी बनेगी, हियरार्की बनेगी। तो अगर कोई परिवार चलाना है, 10 लोगों का परिवार है, तो एक तो कोई ऐसा इंसान चाहिए ना जिसकी ऑथोरिटी आप मानेंगे। नहीं तो 10 लोगों की तो व्यूज नहीं होंगे। 10 की व्यूज लिए जा सकते हैं पर डिसीजन तो कोई एक होगा। आज देश में एक प्रधानमंत्री है, मोदी जी, वो डिसीजन मेकर है। आज आप कहेंगे नहीं जी मोदी जी क्यों लेंगे, हर बंदा डिसीजन मेकर है, क्या देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो समाज में प्रधानता की बात नहीं होती है,
एक डिसीजन मेकर होता है, वो लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। पहले जो पुरुष था वो बाहर जाता था, नौकरी करता था, काम करता था, तो कई केसेस में मोस्टली वो पुरुष होते थे, चाहे उसको पुरुष प्रधान कह लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दूसरे की भावनाओं को मतलब उसकी केयर नहीं करते थे, उनकी वैल्यू नहीं देते थे। जो भी पुरुष डिसीजन लेता था, सेल्फलेस डिसीजन। मेरे फादर है, ज्वाइंट फैमिली थी मेरी, मेरे दादाजी की बहुत बचपन में डेथ हो गई। मेरे फादर ने मेरे चाचा और उनको पाल पोस के मतलब पढ़ाया लिखाया, तो मेरे फादर की चलती थी। लेकिन मेरे फादर ने कभी अपने लिए नहीं सोचा। उनके पास एक जोड़े कपड़े थे, जब एक फट जाता था तभी दूसरा सिलवाते थे, लेकिन घर के हर मेंबर के लिए होली, दिवाली या फिर जो भी फेस्टिवल होते थे कपड़े आते थे। तो जो पुरुष प्रधान है, इसका मतलब नहीं है कि वो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो पूरे परिवार के लिए सोचता है। वो परिवार की चाहे औरत हो, बच्चे हो, बहन हो, भाई हो, सबके लिए सोचता है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, वो कोई लग्जरी नहीं है, वो एक त्याग की भावना है। जो परिवार का मुखिया है वो त्याग करता है अपनी सुख सुविधाओं का, अपने खुद के पर्सनल कंफर्ट को वो त्याग करता है, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन और अच्छा भविष्य देने के लिए। इसीलिए पुरुष प्रधान होना समाज में कोई अभिशाप नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। महिलाएं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर में दादी थी, हमारी बड़ी थी, मेरे पापा जरूर डिसीजन लेते थे, लेकिन चाहे वो नाम के लिए सही, लेकिन मेरी दादी से पूछ के लेते थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पुरुष प्रधान है। हाँ, उम्र में जो बड़ा होता है, जिस फैमिली में एक लेडी बड़ी होती है उनकी बात मानी जाती है, जहाँ जेंट्स बड़ा होता है उनकी बात मानी जाती है। और अगर आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं चाहेंगे, हर बंदा अपनी अपनी चलाएगा, तो फिर वही जो वेस्टर्न कंट्रीज में होगा वो आपके यहाँ होगा। आज शादी होगी, कल डाइवोर्स होगा, और परसों बच्चा किसी का, नरसों कुछ और होगा। देखिए आज ये हैं, इनके ऊपर अगर कोई केस होता है, मुकदमा होता है, तो इनकी माँ को भी प्रताड़ना होती है, इनकी बहन को भी होती है, और इनके घर में जितने फीमेल मेंबर्स हैं उनको भी होती है। अभी यहाँ हमारे साथ एक लेडी लॉयर थी, वो लेडी है लेकिन हमें सपोर्ट कर रही हैं। कई औरतें आती हैं जो लड़की की बहन है, जो लड़की की माँ है, हमारे पास आती है, और भी कई महिलाएं आती हैं। तो ये बात महिला और पुरुष की नहीं है, ये कानून के मिसयूज की है, सिस्टम के मिसयूज की है। और जो औरत ऐसा करेगी उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अलावा कोई और ऐसा है नहीं जो इनके खिलाफ आवाज उठाए। अब जैसा बताया आपके परिवार में भी इस तरीके का मामला आया, जब ऐसे मामलों में कोई पुरुष छूट के आ जाता है जेल से, जैसे किसी भी केस में वो जेल काटी, उसने छूट के आ जाता है, कि समाज की वास्तव में उस आदमी के लिए सोच बदल पाती है, या उसको ये लगता है कि ले दे के मामला सेटल हो गया? देखिए मैम, ले दे के भी सेटल हो गया तो क्यों हो गया? जब पुरुष ने कोई गलती नहीं की, जब उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, तो वो क्यों पैसे देगा, क्यों जेल जाएगा? तो यही हमारी कानून व्यवस्था की खामी है। 3 साल, 4 साल, 5 साल केस लड़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट उसको बरी कर देता है, लेकिन कोई कंपनसेशन का हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है प्रॉपर। कोई रेप केस में फंस गया, 3 साल जेल काट लिया, उसके बाद जज उसको कहता है ये तो निर्दोष था और उसको छोड़ देता है, लेकिन उसके जो 3 साल गए उसका कोई नहीं सोचता। तो हमारे यहाँ ना उसके बाद हाँ आप केस कर सकते हैं, फिर 8 साल 10 साल लड़ते रहिए। तो हमारे यहाँ प्रॉपर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई अगर बंदा झूठे केस में जा रहा है तो उसको सरकार से कोई कंपनसेशन मिले और तुरंत कंपनसेशन मिले। और जो लोग इन केसेस में होते हैं 6 साल 7 साल 8 साल लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और उसके बाद वो बरी हो जाते हैं, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत होती नहीं है कि अब वो दोबारा केस करें और फिर से 7 साल 8 साल की एक नई पारी खरीदें। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इंसान एक बार जेल चला जाता है तो उसको दिक्कत तो होती है, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है। जिस तरीके से जब कोई आदमी इन एलिगेशन से गिरता है, जेल काटता है, या नहीं भी जेल काटता है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है जब तक पहला तलाक नहीं होता। तो ऐसे में उस आदमी की ज़िंदगी तो खराब हुई। क्या ऐसे में वो कोई गर्लफ्रेंड रख सकता है? ऐसा कोई इस तरीके की चीज़ें भी समाज में हमारे होता है क्या? इस तरीके की चीज़ें आई आपके सामने? देखिए मैडम, मैं एक ना सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पीआर लगाने की सोच रहे हैं जी, कि बहुत सारे कानून है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी हाँ खराब मैं बता रहा हूँ, एक पीआर हम लगा लेंगे अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो रेप है, ऐसा होता है तो रेप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं बताया कि किस कंडीशन में रेप नहीं है। तो हम सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से एक पीआर लगा के डिमांड करेंगे कि आप हमें बताइए कि एक मर्द और औरत अगर दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और दोनों सेक्स करना चाहते हैं, तो आदमी क्या कंडीशन को फॉलो करे कि वो एक सेफ सेक्स कहलाएगा और उसको ऊपर रेप का चार्ज नहीं लगेगा। क्योंकि अभी तो क्या है कि अगर आपने पत्नी के साथ किया तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ेगा, एलोमनी देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, 498 का केस देना पड़ेगा, दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लगेगा। अगर आपने गर्लफ्रेंड के साथ किया तो कितना भी आप कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर वो लड़की जब मर्जी चाहेगी उसको रेप बना देगी। जब भी आप चाहे घूम रहे हो, फिर रहे हो, 2 साल घूम रहे हो, 3 साल घूम रहे हो, आपने उसके ऊपर लाखों का गिफ्ट दे दिया, कल को झगड़ा होगा या लड़की चाहेगी आपको रेप केस में फंसा देगी। तो एक आदमी, आप यहाँ जाते हो कॉल गर्ल के साथ जाते हो, ओयो होटल में जाते हो, पुलिस वहाँ रेड मार देगी, लड़की को विक्टिम बना देगी, आपको बंद कर देगी, आपकी फोटो अखबार में छपवा देगी, आपके घर वाले कहेंगे यार ये तो कॉल गर्ल के पास जाता है। तो एक आदमी जाए तो जाए कहाँ? उसके लिए सेफ सेक्स है ही नहीं हमारे देश में।
अगर कोई आदमी सेक्स करना चाहे शादी के अलावा या फिर नहीं शादी कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड है, फ्यूचर है, तो हर जो सेक्स है उसमें रिस्क है, कभी भी वो रेपिस्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो एटलीस्ट हम कोर्ट से पूछेंगे कि आप ही हमें वो टर्म्स एंड कंडीशन बता दीजिए जिसको एक आदमी फॉलो करेगा तो उस पर रेप का चार्ज नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए रेप इज ए क्राइम, सेक्स कोई क्राइम नहीं है, सेक्स करना क्राइम नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया कि कोई भी सेक्स आदमी के लिए क्राइम है और औरत के लिए जस्ट प्लेजर है, और उस प्लेजर को कभी भी रेप बना देती है। जो मामला है टिशा शर्मा का, आप आई विटनेस की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, उनके फादर ने ये कहा था कि जब उसने बाथरूम में चला गया था अमन कि मैं जा रहा हूँ मरने के लिए, और उनकी पत्नी घर में थी, और फिर ये लोग गेट को तोड़ने लग गए। गेट वो अंदर से लॉक था और उसकी चाबी थी, बाहर से भी वो खुल सकता था, और चाबी थी उनकी पत्नी के पास। उसके फादर ने चाबी मांगी थी और इंस्टेड ऑफ चाबी देने के वो अपनी बहन के साथ वहां से चली गई। तो ये क्लियर कट सुसाइड का, ये तो मर्डर हो गया। कोई इंसान घर में बंद है, वो मरने की कोशिश कर रहा है, आप उसको बचा सकते थे, आपके पास चाबी है, लेकिन आपने वो चाबी नहीं थी, इंस्टेड आप घर छोड़ के अपने बच्चों को लेके चले गए। उसके लिए एफआईआर हुई, लेकिन आज 1 महीने हो गए, उस एफआईआर में कुछ भी नहीं हुआ। ना पुलिस ने उनको अब तक एक बार भी थाने बुलाया है। वो उनकी बहन लेह में कहीं पोस्टेड है, निधि मलिक जो आईएएस हैं, उनके पास वो हैं, एंजॉय कर रही हैं। अभी भी फेसबुक पे शायद 10-12 दिन पहले उन्होंने वीडियो डाली थी, फोटो डाली थी। कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, कोई उनसे पूछताछ नहीं हुई, कोई आउटरीच नहीं हुआ, कोई कैंडल लाइट मार्च नहीं हुआ, क्योंकि एक लड़का मरा था, जबकि वो एक जज था। तो सोच लीजिए, एक जज को अगर इस देश में इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि एक वो पुरुष है, तो एक कॉमन इंसान को, एक सामान्य आदमी को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? ये आप सोच लीजिए कितना मुश्किल है। वही अगर लड़की मरती है तो पूरा सिस्टम जाग जाता है, मीडिया 24 घंटे इसको दिखाती है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, सीबीआई इंक्वायरी डाल दी जाती है, तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन एक लड़का मरता है तो 2 दिन में सब शांत हो जाते हैं, ना कोई कॉग्निजेंस लिया जाता है, ना कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, ना किसी की अरेस्टिंग होती है। तो इसी सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं, जहां औरत के खिलाफ गलत, औरत के साथ गलत हो रहा है उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही जहां लड़के के साथ गलत हो रहा है उसे भी न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ इस वजह से हम लड़के के साथ गलत को नहीं नजरअंदाज कर सकते क्योंकि उसकी जो मौत हुई है उसके पीछे उसकी बीवी का हाथ था, और उसकी बीवी एक जज है, उसके पीछे उसकी साली का हाथ था, उसकी साली एक आईएएस ऑफिसर है। जस्ट बिकॉज वो आईएएस हैं या वो जज है इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जो आम आदमी है उसका कानून से भरोसा उठ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर इस कोर्ट का, इस कचहरी का, इस पुलिस का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि जिस तरह से तुषा के केस में त्वरित कार्रवाई हुई, सीबीआई जांच हुई, सारे आरोपियों की अरेस्टिंग हुई, उसी तरह से अमन कुमार को भी न्याय मिलना चाहिए। उसके केस में भी जो उनकी वाइफ है, जुडिशियल ऑफिसर है, और जो उनकी साली है जो एक आईएएस ऑफिसर है, उनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो और उसे भी न्याय मिले। अतुल सुभाष का मामला आया, काफी चर्चाओं में रहा, उसके बाद कई मामले इस तरीके के हाईलाइट भी हुए। सुसाइड कर रहा है कोई, करता है सुसाइड? नहीं मैडम, मैं पर्सनली सुसाइड के बहुत फेवर में नहीं हूँ। सुसाइड करने से लड़कों को तो कोई न्याय नहीं मिलता। अगर कोई लड़का सुसाइड करता है तो वो जिसके कारण सुसाइड करता है उसी इंसान के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ के चला जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप सुसाइड कर लेंगे तो आपकी पत्नी को आपकी नौकरी मिल जाएगी, वो सारा इंश्योरेंस का पैसा खा जाएगी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई पूछता नहीं, तो आपके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी वो ले जाएगी। तो जिसके कारण आप सुसाइड कर रहे हैं, जिस पत्नी के लिए, आपके मरने से सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा, और आपके माँ बाप रोएंगे, बिलखते रहेंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, खून के आंसू रोएंगे, इंसाफ की भीख मांगेंगे, लेकिन उनको कोई इंसाफ नहीं देगा। इसीलिए सुसाइड तो बिल्कुल भी, कहीं से भी, किसी भी एंगल से कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप लड़िए, कानून आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी एक देश का जो न्यूट्रल कानून है, जो मर्द और औरत दोनों के लिए है, ऐसे कानून है, असॉल्ट का कानून है, मर्डर का कानून है, बहुत सारे कानून है, तो एटलीस्ट उनमें आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप निर्दोष हैं तो देर या सवेर आपको न्याय जरूर मिलेगा, टाइम भले लग जाए, और आपको लॉस भी होगा तो पैसे का लॉस होगा। कोई फांसी नहीं चल रही है आपको, तो सुसाइड तो कभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। मरने वाले को कोई दुनिया याद नहीं रखती, मरने वाले को कोई न्याय नहीं देता। अगर आप मर गए, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, 2 दिन 4 दिन लोग रोएंगे, मीडिया हल्ला कर लेगी, कोई कैंडल चला लेगा, वो भी आपका बहुत हाईलाइट केस हो जाएगा, तो कोई प्रोटेस्ट कर लेगा, नहीं तो कोई आपको पूछने भी नहीं जाएगा। तो सुसाइड के मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, इसीलिए हमने हेल्पलाइन जारी कर रखा है 1 नंबर। कोई भी इंसान सुसाइडल है वो हमारी हेल्पलाइन पे फोन करे, हमसे बात करे, जो भी हमसे पॉसिबल होगा हम उसकी मदद जरूर करेंगे। क्या आप सिर्फ पुरुषों की मदद कर रहे हैं, महिलाओं की भी वास्तव में मदद कर रहे हैं? मैडम देखिए, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है और हमारे पास बहुत सारी महिलाओं के भी कॉल आते हैं, तो हम उनको रास्ता बता देते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, नेशनल हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन है, 112 है, महिला आयोग है, महिला अदालत है, हजारों एनजीओज हैं। तो उनको, जबकि फिर भी महिलाएं हमें फोन करती है, इसका मतलब वो एनजीओज अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, महिला आयोग सही से काम नहीं कर पा रही है। तो अगर कोई महिला हमें अप्रोच करती है तो हम उसको
ठीक है, रास्ता जरूर बता देते हैं अगर हमें लगता है जेन्युइन है, लेकिन हम बेसिकली पुरुषों के लिए हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए हमारे अलावा और कोई नहीं है। इस देश का पुरुष एक अनाथ है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक, चाहे हम एक गरीब संस्था कह लीजिए या लाचार कह लीजिए, हम ही उसके एक पालनहार हैं, हम ही उसकी बात सुन सकते हैं, हम ही उसकी मदद कर सकते हैं। तो हमारी हेल्पलाइन नेस्ली पुरुष के लिए है। हम एक घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों के लिए यहाँ आश्रय गृह चलाते हैं, जहाँ कोई ऐसा पुरुष हो प्रताड़ित हो तो 10 दिन 5 दिन इमरजेंसी में रुक सकता है, उसको हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। हर संडे को हमारी मीटिंग होती है, लोग आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जो भी हमारा लिमिटेड रिसोर्स है उसमें हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी ऐसे विवाद में हैं, कोई मैट्रिमोनियल आपके साथ दिक्कत है, कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर कर रहा है, तो आप घबराइए मत, आप हमसे कनेक्ट कीजिए, आप लड़िए, आपको देर या सवेर न्याय जरूर मिलेगा। मरने से कभी न्याय नहीं मिलेगा। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि मैं एक पन्ने की चिट्ठी लिख के या एक रोता बिलखता वीडियो बना के मर जाऊंगा और मुझे न्याय मिल जाएगा, तो वो टोटली गलत है। क्या तुलसीदास को न्याय मिल गया? नहीं मिला। उसके बुजुर्ग माँ बाप रो रहे हैं, आज उसका जो भाई है सीए है, ऐसे में क्या एक पुरुष क्या करे जब उसे पता चलता है उसकी पत्नी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? तो पति समाज के डर से बता ही नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी आदमी का दोष बताते हैं। देखिए मैम, ये बहुत दिक्कत है पुरुषों के साथ। पुरुष को आज आप घर में अगर लड़ाई होगी पति पत्नी की, तो पति जो होता है मार खा के भी चुप रहता है कि पड़ोसी को पता ना चले। पत्नी मारते भी है तो इतना शोर मचा देती है कि पड़ोसियों को ये लगता है कि यही पिट रही है, इसी को मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुरुषों को इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, उन्हें बात करनी पड़ेगी, उन्हें अपना दर्द समाज के सामने, सिस्टम के सामने रखना पड़ेगा। उनको ये जो कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसको भूलना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें दर्द होता है, हमारे भी आंसू आते हैं, हमारे अंदर भी इमोशन है, हमें भी कष्ट होता है, हमें भी प्रताड़ना होती है। जब तक जो मर्द समाज है वो इस चीज़ को बोलेगा नहीं, अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को समाज के सामने रखेगा नहीं, तब तक समाज उसके दर्द को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको माँ तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है। तो अगर आप अपना हक नहीं मांगेंगे, आप अपने लिए न्याय नहीं मांगेंगे, अपने साथ हुई प्रताड़ना का, अपने साथ हुए अत्याचार का समाज के सामने रखेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारे मर्दों की भी कमी है। अगर वो चुपचाप इस हिंसा को बर्दाश्त कर रहे हैं तो कहीं नहीं गलती उनकी भी है। पुरुष अक्सर ऐसा करते भी हैं, तो पुरुषों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं ज्यादातर। और ठीक है, ऐसे ज्यादातर मामले आते हैं जहाँ मैडम जब भी अफेयर होगा तो उसमें एक आदमी होगा और उसमें एक औरत होगा। तो उसमें तो हम ये कह ही नहीं सकते कि पुरुषों के ज्यादा होते हैं औरतों के होते हैं, क्योंकि अफेयर कोई खुद से तो चला नहीं सकता। हाँ। तो एक मर्द चाहिए, एक औरत चाहिए। तो अपनी पत्नी को तो धोखा देकर कर रहा है। तो कोई औरत जिसके साथ उसका अफेयर है वो भी तो अपने पति को धोखा दे रही है। अच्छा, अगर एक पुरुष का कहीं अफेयर है तो वो औरत भी तो किसी को धोखा दे के आ रही है। तो इसमें तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि पुरुष की गलती है। फिर तो आप वही वाली बात हो गई कि महिला अबोध है, उसको पुरुष ने पोट लिया, उसकी अपनी बुद्धि नहीं थी, उसका दिमाग नहीं था, उसको आपने बहला फुसला के ले आए। तो अगर महिलाओं को इतने आसानी से बहला फुसला सकते हैं हम, 45 साल की, 30 साल की महिलाओं को, तो फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। 18 साल की महिला को हम वोट देने का अधिकार दे रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार दे रहे हैं, देश की सरकार चुनने का अधिकार दे रही है, लेकिन वो महिलाओं को कोई भी बहला फुसला सकता है। तो आप सकता इसको ये कहेंगे कि टोटली जो पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। लेकिन इसमें सिर्फ पुरुष को दोष देना या महिला को दोष देना वो सही नहीं है। अगर मैरिटल अफेयर हो रहा है तो वो एक समाज की जो बदलती अवधारणा है, जो लोग इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो सोसाइटी का है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि इसके लिए हम पुरुष को दोष दे दें या महिलाओं को दोष दे दें, क्योंकि जितना इसमें दोष महिला का है उतना ही पुरुष का भी है। पुरुष अकेला तो अफेयर नहीं करेगा ना, खुद से तो नहीं करेगा अफेयर, किसी महिला से करेगा ना। तो वो महिला भी या तो ऑब्वियसली अगर कोई 35 साल 40 साल का आदमी है तो वो 16 साल की लड़की के साथ अफेयर करेगा नहीं, 1-8% में हो जाएगा। और ऐसे में जब पत्नी दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने वाले एक लड़का, एक लड़की या एक जेंट्स एक महिला को साथ में पकड़ते हैं, उसकी पत्नी, तो ऐसे में क्या हुआ? मैडम देखिए, ऐसे में यही करना चाहिए कि अभी तो कोई कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, तो वो कोई वायलेंस का है नहीं, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर कुछ कर सकते हैं, जैसे आप पीट देते हैं पति को या उसकी गर्लफ्रेंड को, तो ऐसे ही फिर जब महिला किसी के साथ पकड़ी जाती है तो उसकी भी पिटाई होनी चाहिए। मैं वायलेंस के टोटली अगेंस्ट हूँ। तो पिटाई तो हो ही रही होती है, तो गलत है मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर होती है तो दोनों की होने दीजिए। मैं बस इतना चाहता हूँ। या तो वायलेंस के मैं पर्सनली अगेंस्ट हूँ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का हक है। अगर आप अपने पति के साथ खुश नहीं है तो आप तलाक ले लीजिए और अपनी जिसके साथ जाना है जाइए। अगर पत्नी भी खुश नहीं है तो वो भी ले सकती है, पति भी है तो नहीं हो सकता। लेकिन पत्नी के लिए तो फिर भी तलाक आसान है, पति के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा कानून, हमारा समाज कहता है कि नहीं, जो पकड़ा जाएगा उसकी पिटाई होगी, तो फिर दोनों को पीटिए, पुरुष को भी पीटिए, महिला को भी पीटिए। लेकिन जब एक महिला को पीटा जाता है
तो फिर वो महिला आयोग आ जाएगी, केस हो जाएगा। लेकिन जब एक पुरुष को पीटा जाता है तो फिर कुछ नहीं होता। तो समस्या यहाँ, जब कोई पत्नी पकड़ी जाती है बॉयफ्रेंड के साथ तो कुछ नहीं होता, वो कह देती है कि भैया मेरे साथ तो ये गलत हुआ। आप देखिए यहाँ का केस जो अभी बिहार का चल रहा है, गुंजन कुमारी का केस, पति ने पकड़ लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। ये एक पति होता तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता, शांति भंग में पुलिस बंद कर देती। तो ये चीज मत कीजिए। अगर आप किसी चीज को गलत मानते हैं तो पुरुष के लिए भी गलत मानिए और महिला के लिए भी गलत मानिए। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, तो कोई इसमें क्रिमिनल ऑफेंस बनता नहीं है। डाइवोर्स का ग्राउंड है। अगर आप अपने पति को लगता है कि भैया इसका कहीं अफेयर है तो आप डाइवोर्स ले लीजिए। और अगर पति आप भी पकड़े गए तो आप भी चुपचाप अपने पति को डाइवोर्स दे दीजिए। लेकिन फिर आप कहते हैं मुझे एलोमनी भी दो, मेंटेनेंस भी दो। आपके पति ने आपको रंगे हाथ किसी और के साथ पकड़ लिया तो क्यों आपको मेंटेनेंस देगा, क्यों आपको एलोमनी देगा? जिसके साथ पकड़ा है उसके साथ जाइए। लेकिन पति तो नहीं मांगता ना मेंटेनेंस औरत से। अगर पति का कहीं अफेयर है, उसकी पत्नी ने पकड़ लिया और वो डाइवोर्स मांगती है तो पति को पैसे देने पड़ते हैं पत्नी को। पत्नी से तो पैसे नहीं मांगता कि चल मेरा अफेयर भी है तू पैसे भी दे दे। लेकिन पत्नी तो पकड़ी जाती है तब भी पैसे मांगती है कि भाई तू पकड़ा गया, मतलब किसी बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा गया, हाँ जी पकड़ी गई मैं, कोई बात नहीं डाइवोर्स ले लो, लेकिन अब मुझे 50 लाख रुपए दे दो। क्यों 50 लाख रुपए देगा अनफेथफुल वाइफ को कोई? तो यहाँ फिर गलत हो गया ना। तो एटलीस्ट आप जो भी कानून बनाइए या जो भी एक प्रैक्टिस बनाइए, मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर बनाइए। बिल्कुल। आप या तो बोल दीजिए जो एडल्टरस वाइफ है उसको 1 रुपया नहीं मिले, और अगर पति भी करता है तो उसको भी ना, उसको जुर्माना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कोई ऐसा मर्द को डिफेंड नहीं कर रहे कि मर्द अगर गलत कर रहा है तो उसको डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। जहां मर्द गलत कर रहा है उसको सजा दीजिए, बहुत शौक से दीजिए। मैं तो कहता हूँ जितने रेपिस्ट हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन साथ में जो औरत गलत मुकदमा करी है रेप का उसको भी उतनी ही कड़ी सजा दीजिए। अगर रेप का केस गया है थाने में, रेप का केस हुआ है तो दोनों में से एक जरूर जेल जाए, या तो आदमी जाए या औरत जाए। समझौता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम तो इस चीज को बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया महिलाओं के साथ गलत कर दो, उनके साथ अत्याचार कर दो, ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। लेकिन जो महिलाएं गलत कर रही है उनको सजा भी मिलनी चाहिए। सिर्फ महिला होने की वजह से आप उनको ये मत कहिए कि माफी मत दीजिए या उनको छोड़ मत दीजिए। तो ये सुना आपने एनसीएम इंडिया के संस्थापक केडी झा जी को कि उन्होंने किस तरीके से इस संस्था की शुरुआत की। और ये वो संस्था है जहाँ पर वो पुरुष जुड़ सकते हैं जो किसी न किसी तरीके से महिलाओं से प्रताड़ित हो, चाहे वो अपनी पत्नी से प्रताड़ित हो, ऑफिस में किसी लड़की से प्रताड़ित हो, गर्लफ्रेंड से प्रताड़ित हो, और किसी न किसी झूठे केस में फंसे हैं तो वो यहाँ पर आए और अपनी समस्याओं को, जो सुसाइड करने की सोचते हैं और लगातार हमारे समाज में सुसाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उन मामलों को कम करना है इनकी संस्था का उद्देश्य है, और पुरुषों को जो है न्याय दिलाना। इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय है आपकी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको